हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो काफ़ी ब्लंट और डायरेक्ट होने वाला है और शायद कुछ वेडिंग फोटोग्राफर्स को नाराज़ भी कर दे, बट ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। द डार्क साइड ऑफ वेडिंग फोटोग्राफी। फ्रेंड्स, हर सेक्टर में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, एंड दिस गोज विद एवरी सेक्टर, चाहे वो फोटोग्राफी हो, फिल्म मेकिंग हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, पॉलिटिक्स हो। हर सेक्टर में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेडिंग फोटोग्राफी में जो इश्यूज सालों से चले आ रहे हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। हम यहाँ बात नहीं करने वाले हैं कि आपको अपने मेमोरी कार्ड सफिशिएंट रखने चाहिए, बैटरीज चार्ज रखनी चाहिए, आपको फलाना फलाना लेंसेज और गियर्स अपने रखने चाहिए। इन बारों इस टॉपिक पे ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो है कि कैसे आप मेंटली कुछ चैलेंजेस जो वेडिंग फोटोग्राफी में आप फेस कर सकते हैं अगर आप नए नए वेडिंग फोटोग्राफी में आ रहे हैं, तो कैसे उन चैलेंजेस, पहले तो चैलेंजेस क्या हैं और फिर उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जाए। यस, वेडिंग फोटोग्राफी इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव मार्केट। वेडिंग फोटोग्राफी में अगर पैसे की बात की जाए, ग्रोथ की बात की जाए, बहुत इमेंस है, बहुत अच्छी है। लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं टू गेट देयर वेडिंग पिक्चर्स क्लिक्ड, टू गेट देयर वेडिंग फिल्म्स मेड। और इंडिया में तो और भी ज़्यादा होता है। आप इसको, मैं कह सकता हूँ, मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है वेडिंग इंडस्ट्री ओवरऑल। अगर देखा जाए, कई लोगों की रोजी रोटी उस पर चलती है, वेडिंग इवेंट्स पे, वेडिंग प्लानिंग पे। कई लोग एज अ फोटोग्राफर एस्टैब्लिश्ड हैं इस सेक्टर में, ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट एक चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा, और जो भी मेरे वेडिंग फोटोग्राफर फ्रेंड्स हैं जिनके एस्टैब्लिश वेडिंग फोटोग्राफी के प्रोडक्शन हाउसेज हैं एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल, उनके साथ जब भी मेरा डिस्कशन होता है तो ये सारी चीज़ें निकल के बाहर आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो आजकल में जो ट्रेंड देखने में आ रहा है, और ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट 7-8 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे ब्रांड्स, कैमरा ब्रांड्स अपनी अपनी वर्कशॉप्स लेकर आ रहे हैं, अपने फोटोग्राफी लेसन्स एंड लाइव सेशंस एंड वर्कशॉप्स। कोविड से पहले लाइव सेशन नामक कोई चिड़िया नहीं होती थी, उसके पहले फिजिकल वर्कशॉप्स हुआ करती थी। मैंने भी कई वेडिंग फोटोग्राफी वर्कशॉप्स करी है, मैंने भी कई वेडिंग्स शूट करी है। वो बात अलग है, मैंने वेडिंग फोटोग्राफी करना छोड़ दिया। ये किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे क्यों छोड़ा, उसके अलग रीजंस हैं। नॉट बिकॉज आई डोंट लाइक वेडिंग फोटोग्राफी, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे वेडिंग फोटोग्राफी छोड़ना पड़ा। बट उसके ऊपर हम कभी और वीडियो, ये एक नया टाइटल बन सकता है, वाई आई लेफ्ट वेडिंग फोटोग्राफी। एक्चुअली इसके ऊपर एक वीडियो बनाना बनता है, बट वो मैं ज़रूर बनाऊंगा। टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मेरे इन फ्रेंड्स के साथ, मेरे ग्रुप्स के साथ, मेरे सर्कल में ये डिस्कशंस काफ़ी होते रहते हैं इन इश्यूज़ के बारे में। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, और आप लोगों को, जो लोग वेडिंग फोटोग्राफी में आ रहे हैं या वेडिंग फोटोग्राफी ऑलरेडी कर रहे हैं पर ग्रो नहीं कर पा रहे, उनको भी ये शायद चैलेंजेस फेस करते हों, तो कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उनके लिए शायद ये वीडियो इफेक्टिव साबित हो जाए। तो सबसे पहला चैलेंज जो मैंने देखा, जो मैं बता रहा था आपको, कई कैमरा ब्रांड्स कोविड से पहले वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते थे अपनी, अब वापस से चालू कर दिए। और इंडिया में खासकर सारा फोकस ब्रांड्स का एक ही सेक्टर पे है, वो वेडिंग फोटोग्राफर्स। क्योंकि भैया मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत पैसा है उसमें। वेडिंग फोटोग्राफर्स जो भी अच्छा कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट हर साल नया इक्विपमेंट खरीदते हैं। एक वेडिंग शूट करी, उसमें से कुछ पैसा निकाला और कुछ लेंस ले लिया, कुछ इक्विपमेंट ले लिया। दैट्स व्हाट लॉट ऑफ एस्टैब्लिश्ड वेडिंग फोटोग्राफर्स डू। और इवेंचुअली ब्रांड्स को भी मौका मिलता है टू शेयर देयर इक्विपमेंट विद दीज एस्टैब्लिश्ड वेडिंग फोटोग्राफर्स, और फिर आप इनकी वर्कशॉप्स में जाते हैं, यू गेट इन्फ्लुएंस्ड, और फिर उसके बाद आप वो इक्विपमेंट खरीदते हैं। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब भी मैं वेडिंग फोटोग्राफी वर्कशॉप्स करता था, और पास्ट में मैंने बहुत करी है, यू विल बी सरप्राइज टू नो, और ये मैं अपने कुछ वीडियोस में भी बता चुका हूँ, ऑलमोस्ट मैंने 200 से 250 वेडिंग फोटोग्राफी वर्कशॉप्स करी हैं विद द ब्रांड निकॉन पास्ट में। और हो सकता है आप में से जो ये वीडियोस देख रहे हो उन्होंने अटेंड भी करी होगी। बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, वो जब भी हम ये वर्कशॉप्स करते थे, जिन जिन वर्कशॉप्स पे हमने मॉडल्स को इनवाइट किया, वर्कशॉप्स में होते हैं मॉडल्स, लाइट्स एंड एवरीथिंग, हम सेटअप कर देते ताकि आप जो कैमरे का रिजल्ट है वो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आप देख सकें बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस में। तो सारा सेटअप होता था, लाइट्स वाइट्स रखती थी, और मेरी वर्कशॉप्स के बाद नॉर्मली
हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते थे उनको इनवाइट करते थे कि ये सारे नए कैमराज हैं, यू कैन ट्राई दीज कैमराज ऑन दीज मॉडल्स, ये लाइट्स हैं, यू नो बिल्कुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप पिक्चर्स खींच सकते हैं। ऐसी वर्कशॉप में टर्नआउट बहुत ज़्यादा होता था बिकॉज कई लोगों को मॉडल्स की पिक्चर्स क्लिक करने को मिलती थी, और मुझे ये बहुत बाद में समझ में आया कि उन पिक्चर्स को बाद में ये फोटोग्राफर्स जो पार्टिसिपेंट्स होते थे वो एज अ पोर्टफोलियो इस्तेमाल करते थे टू गेट न्यू वर्क, टू गेट असाइनमेंट्स। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आती है, आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मॉडल्स को शूट कर रहे हैं हु आर गुड एट पोजिंग, and then you are showcasing those images as your portfolio work of wedding photography का portfolio दिखा के आप clients को नो pitch कर रहे हैं अपना काम। ये कहाँ तक सही है? I believe that's a fake portfolio। पहली चीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट खासकर यंगस्टर्स के लिए, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट लर्न वेडिंग फोटोग्राफी, फर्स्ट लर्न फोटोग्राफी, द टेक्निकलिटीज ऑफ फोटोग्राफी, मे बी बेसिक्स, आपका एक्सपोजर, शटर स्पीड, अपर्चर, हाउ डज दैट वर्क, then start working on the aesthetics of photography, composition, framing, all those things, storytelling. Wedding photography is all about storytelling, not about shallow depth. 70-200 2.8 ले लिया, 50 mm 1.4 ले लिया, 85 mm 1.4 ले लिया, एंड दना दन शैलो डेप्थ वाले शॉट मारे जा रहे हैं आप। क्लाइंट्स को, कुछ क्लाइंट्स को अच्छा भी लगता है बिकॉज जो भी चीज़ आप आंखों से आपको नज़र नहीं आती वो जब पिक्चर्स में आ जाती है वो अच्छी लगती है, और शैलो डेप्थ उनमें से एक चीज़ है, तो क्लाइंट को भी अच्छी लगती है। बट इवेंचुअली यू आर चीटिंग योर सेल्फ एंड यू आर चीटिंग द क्लाइंट बाय जस्ट टेकिंग शैलो डेप्थ वाले शॉट्स। वेडिंग फोटोग्राफी इज नॉट जस्ट अबाउट शैलो डेप्थ। आप जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफी अवार्ड्स विनिंग जो पिक्चर्स देखेंगे वो ज़्यादातर शैलो डेप्थ वाली नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। उसमें कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई ना कोई स्टोरी टेलिंग है। दैट्स व्हाट वेडिंग फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट। बट पॉइंट की बात यह है कि नए नए लड़के आते हैं इन वर्कशॉप्स में, मॉडल्स की पिक्चर्स खींचते हैं, फिर उस पिक्चर्स को इस्तेमाल किया जाता है टू पिच और टू गेट न्यू असाइनमेंट, एंड देन जब आप एक्चुअली में वेडिंग डे वाले दिन वहाँ पहुँचते हैं तब वो लाइटिंग, वो कंडीशंस, वो कंट्रोल एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलता जो एक ब्रांड की वर्कशॉप में आपको मिल रहा था, एंड देन यू स्टार्ट डिसअपॉइंटिंग क्लाइंट बिकॉज क्लाइंट को आपने जो दिखाया है आपने उसकी एक्सपेक्टेशंस बना दी, और फिर उसके बाद जो निकल के आया वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था। इसके बाद क्लाइंट और ज़्यादा डिमांडिंग होने लगता है, क्लाइंट को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है, और आप फिर सारा दोष क्लाइंट पर डाल देते हैं ये बोल के कि यार ये क्लाइंट के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। इन वर्कशॉप्स में जाइए, मॉडल्स की पिक्चर्स खींचिए, बट सिर्फ उन इक्विपमेंट्स को चेक करने के लिए जो प्रॉबली वो कैमरा ब्रांड आपको पिच करने की या सेल करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स द ओनली एजेंडा, और वही एक ऑब्जेक्टिव है उन मॉडल्स को उस कंट्रोल लाइटिंग में प्लेस करने का, ना कि आपका वेडिंग पोर्टफोलियो बनाने का। सो डोंट डू दैट। आइडिया ऑफ अटेंडिंग अ वर्कशॉप शुड ऑलवेज बी टू लर्न द आर्ट ऑफ वेडिंग फोटोग्राफी एंड इक्विपमेंट भी, बिकॉज जितना आप अच्छे से इक्विपमेंट समझेंगे उतना कन्वीनियंटली आप फोटोग्राफी पे फोकस करके आप अच्छी पिक्चर्स पुल आउट कर सकते हैं। सो इन वर्कशॉप्स में जाइए, बट सीखने के इरादे से जाइए, वेडिंग पोर्टफोलियो बनाने के इरादे से मत जाइए। दूसरा इशू है कि भाई क्लाइंट की तरफ से ये इशू ज़्यादा आता है कि आप जो पैसा मांग रहे हैं, आप जो चार्जेस मांग रहे हैं, फीस मांग रहे हैं, दैट्स टू हाई फॉर 2 days और 1 day। नाउ ये कोई नई बात नहीं है, ये मैं भी जब वेडिंग फोटोग्राफी करता था, मेरे से पहले भी जो लोग वेडिंग फोटोग्राफी करते थे और आज भी जो करते हैं उनको ये इशू का सामना करना पड़ सकता है जब क्लाइंट उनकी फोटोग्राफी को इतना वैल्यू नहीं दे जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्लाइंट बोल देता है 1 दिन 2 दिन का काम का तो आप ये बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, इतना तो बनता ही नहीं है, फलाना फोटोग्राफर मेरे को इतने में ऑफर कर रहा है, उतने में ऑफर कर रहा है। एंड घूम फिर के बात इस चीज़ पे आ जाती है जिसको हम बोलते हैं प्राइसिंग, और काम को भूल भूल जाते हैं क्लाइंट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप ऐसे क्लाइंट का सामना करें उनको ये याद दिलाएं, उनको ये कन्विंस करने की कोशिश करें, ऑब्वियसली पोलाइट मैनर में, कस्टमर सर्विस का भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आप जो मुझे पैसा दे रहे हैं वो 1 या 2 दिन का नहीं है, आप मुझे पैसा दे रहे हैं मेरी स्किल का जिसको डेवलप करने में मुझे सालों लगे। आप मुझे पैसा दे रहे हैं उस टाइम का जिसको जो मैंने लगाया उन स्किल को डेवलप करने के लिए। आप मुझे पैसा दे रहे हैं उस इक्विपमेंट का जिसको गैदर करने में, जिसको परचेज करने में मैंने पिछले कई अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको इकट्ठा करके फिर उसको नए इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया है।
तो इट्स अ क्यूमुलेशन ऑफ लॉट ऑफ एफर्ट्स जो इस चीज़ को बनाने में गए, और जहाँ जिस स्टेज पे मैं अब खड़ा हूँ आप उस चीज़ की प्राइस पे कर रहे हैं। ट्राई टू कन्विंस देम दैट व्हाट यू आर डूइंग इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। जैसे म्यूजिक होता है, डांस होता है, एक्टिंग होती है। नाउ हर एक्टर सुपरस्टार नहीं बन जाता, दो देर आर सो मेनी गुड एक्टर्स। हर म्यूजिशियन ऑस्कर अवार्ड नहीं जीतता, देर आर सो मेनी गुड म्यूजिशियंस। वैसे ही हर फोटोग्राफर उस लेवल पे नहीं पहुंचता जहां पे उसको लाखों रुपया क्लाइंट सिर्फ उसके काम के लिए ले ले तो दे दे। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखते हुए आप अपने काम की जो वैल्यू है वो खुद लगाइए और डिसाइड करिए वेदर यू वांट टू वर्क विद अ क्लाइंट जो सिर्फ पैसे को पैमाना रख के बेंचमार्क रख के डिसाइड करता है कि आपको काम देना है कि नहीं देना है, या वाकई में उसको आपके काम से, आपके पोर्टफोलियो से, आपकी पिक्चर्स से, द वे यू टेक इमेजेस, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो आपको क्लाइंट को ये याद दिलाते रहना पड़ेगा कि जो पैसा आप उस क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं 1 और 2 डेज का, दैट इज़ नॉट फॉर 1 और 2 डेज, उसकी फीस नहीं है, बट जो सालों का एक्सपीरियंस आप अपने साथ उस वेडिंग डे पे लेकर आएंगे और जो इमेजेस आप कैप्चर करेंगे विद अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल सेट यू हैव गॉट, उस चीज़ का पैसा आप उससे चार्ज कर रहे हैं। अगर उसको वो नहीं जमता है तो ही कैन डेफिनेटली लुक आउट फॉर सम अदर ऑप्शंस, सम लेस एक्सपीरियंस फोटोग्राफर्स who might come at a very cheaper rate. Third issue है undervaluing your work। जी हाँ, अब जो मैंने सेकंड पॉइंट आपको बताया कि आप क्लाइंट को कन्विंस करें कि जो पैसा आप चार्ज कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस और स्किल सेट का है, बट क्लाइंट हो सकता है आप कह सकते बोलेगा अरे ठीक है आप नहीं कर रहे तो कोई और कर देगा, वो कुमार स्टूडियोज़ हैं, वो फलाना स्टूडियोज़ हैं, वो तो इतने कम में कर देंगे। और फिर आप बोलते हैं नहीं नहीं ठीक है, हम कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस करते हैं, और फिर फाइनली आप उस रेट पे आ जाते हैं, उस वैल्यू पे आ जाते हैं जो वैल्यू प्रॉब्ली आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट आप करने को रेडी हो जाते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद ये काम अब हाथ से निकल सकता है। जब आप ये चीज़ करते हैं उसी वक्त आप अपने काम की जो वैल्यू है उसको गिरा देते हैं। ट्रस्ट मी, इससे ओवरऑल जो वेडिंग फोटोग्राफी इंडस्ट्री है इसकी वैल्यू भी नीचे आती है क्योंकि आपने बेंचमार्क को नीचे किया है। जब आप बेंचमार्क को नीचे करते हैं तो ओवरऑल इंडस्ट्री का बेंचमार्क नीचे होता चला जाता है, और यही अब हो रहा है पूरी वेडिंग फोटोग्राफी इंडस्ट्री में। एक क्लाइंट है, वो एक फोटोग्राफर के पास जाता है, उससे बोलता है कि मेरी बेटी की शादी है सो एंड सो डेट को, 2-3 दिन का इवेंट है, आप कितने चार्जेस लेंगे? फोटोग्राफर बोलता है XYZ अमाउंट से, फॉर एग्जाम्पल फोटोग्राफर बोलता है 1 लाख रुपया, और वही क्लाइंट उठ के फिर जाता है दूसरे फोटोग्राफर के पास, रेट लेता है, वो बोलता है अच्छा वो आपको 1 लाख में दे रहा है, मैं आपको 75,000 में देगा। वो तीसरे के पास जाता है, वो बोलता है सर एंगेजमेंट भी शूट कर दूंगा मैं, वेडिंग क्या चीज़ है, आप मुझे 50 दे देना। ओवरऑल जो सेक्टर की जो वैल्यूएशन है, जो इंडस्ट्री की वैल्यूएशन है, वो ही गिरती चली जाती है। प्लीज डोंट डू दिस टू योर सेल्फ एंड टू द एंटायर इंडस्ट्री एंड टू अदर फोटोग्राफर्स। सिर्फ प्राइसिंग के बल पे एक दूसरे को काटना, एक दूसरे की वैल्यू को नीचे करना इज नॉट राइट, बिकॉज इससे पूरी इंडस्ट्री की वैल्यू नीचे आती है। येस, बी कॉम्पिटिटिव इन द फॉर्म ऑफ योर वर्क, बी कॉम्पिटिटिव इन द फॉर्म ऑफ योर स्टाइल ऑफ डूइंग वर्क। जितना आप अपने काम को और निखारते जाएंगे उतना प्रॉबेबली आप और ग्रो करेंगे एज अ फोटोग्राफर, और उतनी आई बॉल्स आपकी तरफ आके टिकेंगी भी। यस, ये प्रोसेस में हो सकता है आपके हाथ से क्लाइंट निकल जाए, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट ये बोल रहा है आपको कि फलाना फोटोग्राफर मेरा काम 75,000 में कर रहा है, और फिर आप उसको बोल रहे हो कि 50,000 में मैं यही काम आपका कर सकता हूँ, या इनफैक्ट इससे ज़्यादा करके दे सकता हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये प्योरली फोटोग्राफी की बात नहीं हो रही है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसे क्लाइंट के साथ प्रॉबेबली मैं एज अ फोटोग्राफर तो काम करना नहीं चाहूँगा, बिकॉज ऐसे क्लाइंट्स की डिमांड्स आफ्टर द वेडिंग भी चलती रहेंगी। ये बात आप लिख के ले लीजिए। सो अब पॉइंट आपके ऊपर आता है कि आप कम पैसे चार्ज करके एक सरदर्दी पालना चाहते हैं, या उस बिजनेस को छोड़ के आप सरदर्दी से मुक्ति पाना चाहते हैं। ये डिसाइड आपको करना है। चौथा इशू जो मुझे लगता है जो ऑलमोस्ट सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स कभी ना कभी फेस करते ही हैं, करते रहते हैं, इट्स वेरी कॉमन, वो है कि कहना कि क्लाइंट इज टू डिमांडिंग। और इसमें जो मुझे लगता है प्रॉब्लम फोटोग्राफर के साथ है, क्लाइंट के साथ नहीं है। बिकॉज वो कहते हैं ना वेडिंग फोटोग्राफी में क्लाइंट को आप उंगली पकड़ाओगे पूरा हाथ पकड़ेगा आपका, ये बड़ी ही सही बात है। तो क्यों आप एक्सपेक्टेशन पहले ही सेट क्यों नहीं कर देते? यू शुड सेट द एक्सपेक्टेशन प्रीटी स्ट्रेट एट द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ। आपके वेडिंग फोटोग्राफी पैकेज में जो भी आप सेल करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कितनी पिक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ कैंडिड,
फॉर्मल शॉट्स, कैंडिड फिल्म, सिनेमैटिक फिल्म, जो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, 4K वीडियोस, जो भी आप ला सकते हैं, आपका स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी, आप किस तरीके की पिक्चर्स खींचेंगे, ये सारा कुछ पहले ही सेट कर लीजिए, पहले ही डिसाइड कर लीजिए क्लाइंट से। क्योंकि जब तक ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, क्लाइंट्स की डिमांड ख़त्म नहीं होंगी, ऑन द स्पॉट भी डिमांड्स होती चली जाएंगी, होती चली जाएंगी, होती चली जाएंगी, और इसका कोई अंत नहीं है। इवन आफ्टर द वेडिंग भी वो डिमांड इस तरीके की अजीब व गरीब डिमांड होती है, जहाँ पे भाई बुआ जी बोलती हैं कि ना, कपल बोलता है बुआ जी की तरफ से डिमांड आई है कि भाई उनकी चिन, डबल चिन दिख रही है, वो हटा दो। ग्रूम बोल रहा है मेरा पेट बाहर निकल रहा है, उसको थोड़ा स्लिम कर दो। तो ये सारी चीज़ें पर्सनली मुझे करना पसंद नहीं है, बिकॉज वेडिंग इज़ अ वेरी डायनेमिक इवेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि वेडिंग को ठीक है, हल्का फुल्का स्किन रीटच और कलर करेक्शन इज़ फाइन, बट इस हद तक जाके मैनिपुलेशन करना इज़ नॉट राइट वेडिंग फोटोग्राफी की अगर बात की जाए, बिकॉज यू आर डूइंग वेडिंग फोटोग्राफी, यू आर नॉट डूइंग अ कमर्शियल और अ फैशन शूट। तो एक्सपेक्टेशन पहले ही सेट कर दीजिए क्लाइंट की कि ये आपकी तरफ से उनको मिलेगा, और उनकी अगर कोई एक्सपेक्टेशन है और जिसको आप फुलफिल कर सकते हैं, उस पर भी अग्रीमेंट हो जाना पहले ही चाहिए। पांचवा पॉइंट है डूइंग इट ऑल योरसेल्फ। ये सबसे बड़ा इशू है कई ऐसे फोटोग्राफर्स के साथ जो नए नए वेडिंग फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कि भाई हम वीडियो भी खुद ही करेंगे, हम फोटोज़ भी खुद ही करेंगे, हम एडिटिंग भी खुद ही करेंगे, हम एल्बम का काम भी खुद ही करेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा पाएँ। ये मत करिए। अगर आपके पास एक वेडिंग असाइनमेंट है और आपको लगता है कि आपको यहाँ पे एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशलाइज़्ड टीम की ज़रूरत पड़ेगी, somebody who is really good in making candid films, somebody who is very good in taking formal shots, and you are good at say taking candid pictures. So टीम बनाइए एक, और उस टीम के साथ काम करने की कोशिश करिए। मेरे पास्ट वेडिंग असाइनमेंट, जितने भी सक्सेसफुल वेडिंग असाइनमेंट्स मैंने किए हैं, जहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट एक भी कंप्लेंट नहीं आई क्लाइंट की तरफ से, वो सारे टीम में किए हुए हैं। जब भी आप टीम के साथ काम करते हैं, एक्सपीरियंस टीम के साथ काम करते हैं, हाँ पैसा खर्च होता है, आपके प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पे कट हो जाते हैं, बट ट्रस्ट मी, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन 100% रहता है। सिक्स्थ इशू है भाई, वेडिंग फोटोग्राफी अब बोरिंग होता जा रहा है। हाँ, ये बात तो सही है, बिकॉज जब आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, ऑब्वियसली चेहरे बदल जाते हैं, लोकेशन बदल जाती है, बट जो रिचुअल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो मोर और लेस सेम रहते हैं। वही विदाई, वही फेरे, वही बारात, और वही मंडप, मतलब लोकेशंस चेंज हो रही हैं, चेहरे चेंज हो रहे हैं, बट मोर और लेस सिचुएशन वही है। तो ग्रेजुअली होता क्या है, जब आप कई महीनों तक, सालों तक इस तरीके की वेडिंग शूट करते रहते हैं, तो एक पॉइंट ज़रूर आता है जब आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है जाके, और वहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप रिफाइनिंग योर क्रिएटिविटी। नए नए तरीके, नए नए यू कैन से एंगल्स, नए नए पर्सपेक्टिव आप ढूंढिए, पता करिए जो ट्रेंड में है, अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपनी फोटोग्राफी को इम्प्रूव करिए, ताकि हर वेडिंग में आपके पास कुछ नया हो करने के लिए। बिकॉज अगर नया नहीं होगा तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, ये एक चीज़ मैं भी फेस कर चुका हूँ जब मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता था, कि एक पॉइंट पे पैसा अच्छा मिल रहा था और मुझे ये लगने लगा पर कि यार अब ये बहुत बोरिंग होता जा रहा है। बट देन I started improving on certain aspect of my wedding photography work, and then gradually जब भी मैं वेडिंग फोटोग्राफी करने किसी लोकेशन पे जाता था, जब भी नया असाइनमेंट मिलता था, I really started looking up to that assignment कि यार ये असाइनमेंट में ना ये चीज़ ट्राई करके देखेंगे। बट कीप इन माइंड, वेडिंग फोटोग्राफी जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो असाइनमेंट होता है, वो कोई लर्निंग टर्फ नहीं है आपके लिए कि आपने जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना है वह वहाँ जाके करें। आप इस चीज़ को तब करिए जब आपको लगता है कि जो स्टैंडर्ड वेडिंग फोटोग्राफी शॉट जो आपने डिसाइड किए थे बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द क्लाइंट, वो आपको मिल चुके हैं, एंड नाउ यू हैव टाइम टू ट्राई आउट समथिंग न्यू विच यू हैव सीन कि किसी और फोटोग्राफर ने किया हो वर्ल्ड के किसी और कोने में, अब आप यहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं। प्लीज़ डू दैट, बिकॉज जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को ओवरऑल ग्रो नहीं करा पाएंगे। कुछ ना कुछ हर असाइनमेंट में नया करने की कोशिश करिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन व्हाट यू हैव कमिटेड टू द क्लाइंट। इसी बात से अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट में, फॉलोइंग अदर वेडिंग फोटोग्राफर्स, सक्सेसफुल वेडिंग फोटोग्राफर्स ब्लाइंडली। डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज ये जो वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, पहले तो
इन्होंने बहुत मेहनत की होती है, बहुत कुछ देखा होता है, बहुत कुछ सफ़र किया होता है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया होता है, तब उस लेवल पे वो पहुंचते हैं कि कोई ब्रांड उनको रोप इन करे कि भाई आप हमारे लिए वर्कशॉप्स करो, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करो कि वो ये इक्विपमेंट, वो ये गियर खरीदे। और बदले में कई फोटोग्राफर्स को पैसे भी दिए जाते हैं काम करने के लिए, कई फोटोग्राफर्स के साथ बार्टर डील्स की जाती हैं कि आपको हम इतने लाख का इक्विपमेंट देंगे, और वो फोटोग्राफर जाके वर्कशॉप करता है। आप उसकी वर्कशॉप में उसके स्टनिंग शॉट्स देखते हैं जो कि वो कहता है कि उसने इसी इक्विपमेंट से लिया है जो भी आपके सामने डिस्प्ले पे है। आप आंख बंद करके वो इक्विपमेंट खरीद लेते हैं। ये इंडिया में एक बहुत बहुत बड़ा ट्रेंड है और इसी ट्रेंड का फायदा उठाती हैं ब्रांड्स, कैमरा ब्रांड्स। इन्हीं वर्कशॉप में कैमरा ब्रांड्स इन फोटोग्राफर्स को स्क्रिप्ट लिख के भी देते हैं कुछ इंस्टेंसेस में, और बोला जाता है कि कैमरे के ये फीचर्स को हाईलाइट करें आप, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सके हमारा गियर खरीदने के लिए। कैमरा ब्रांड्स ये भी बोलते हैं कि फलाने कैमरे को कैमरा ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है फलानी फोटोग्राफी मैगजीन ने, इस फोटोग्राफी जर्नल ने। ट्रस्ट मी, फोटोग्राफी मैगजीन्स आर ऑलमोस्ट डेड। इन मैगजीन्स का काम चलता है सिर्फ कैमरा ब्रांड्स और एक्सेसरी ब्रांड्स जो इनको एडवर्टीजमेंट देते हैं, क्योंकि कैमरा ब्रांड्स की तरफ से इनको एडवर्टीजमेंट आता है, इसलिए इनको अवार्ड देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए उस कैमरे को ये लोग अवार्ड दे देते हैं। आप देखेंगे जब भी कैमरा अवार्ड्स दिए जाते हैं, बेस्ट लेंस, बेस्ट फुल फ्रेम बॉडी, बेस्ट एपीएससी बॉडी, तो कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं होता जिसको ये मैगजीन्स छोड़ती हैं। जो जो उनको एडवर्टीजमेंट देते हैं वो हर ब्रांड को वो कुछ ना कुछ अवार्ड हाथ में पकड़ाए देते हैं। तो बेसिकली ये सारे अवार्ड्स जो होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स आर रिग्ड। तो इनको मत बिलीव करिए। आप जाइए इन वर्कशॉप्स में, अपना मेमोरी कार्ड लेके जाइए, अपने मेमोरी कार्ड से जो भी पिक्चर्स खींचनी है उन वर्कशॉप्स के दौरान खींचिए, आपके जो भी सवाल हों आप पूछिए, रॉ फाइल खींचिए, रॉ फाइल को लेके आइए, सिस्टम पे देखिए, रिव्यू करिए, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको लगता है ये वैल्यू फॉर मनी होगा आपके लिए अपग्रेड करना इस कैमरे से जो करंट कैमरा से दूसरी कैमरे की तरफ, तो करिए। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है जो भी आपके हाथ में अभी है एज अ कैमरा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू डू good wedding photography. I know a couple of so-called wedding photography influencers जो स्पॉन्सर्ड तो किए जाते हैं किसी और कैमरा ब्रांड द्वारा, बट दे यूज समथिंग एल्स इन टर्म्स ऑफ कैमरा एंड इक्विपमेंट। तो ऐसा भी होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपना दिमाग लगाइए। मुझे एक तो ये इन्फ्लुएंसर टर्म ही नहीं समझ में आता। ये इन्फ्लुएंसर, आप क्यों इन्फ्लुएंस्ड हो? आपके पास खुद का दिमाग है, आप यूज़ करिए, देखिए, परखिए, समझिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो मत लीजिए। तो ये इन्फ्लुएंसर टर्म पता नहीं, समझ नहीं आता मुझे। सो दैट्स इट गाइज। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो भैया आपने बहुत पेशेंस है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपकी क्या राय है वेडिंग फोटोग्राफी इंडस्ट्री के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और क्या आपको समझना है, क्या आपको जानना है, आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक कीप मेकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज़, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकूं। यही एक ऑब्जेक्टिव है इस चैनल का, अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना लोगों में, ना सिर्फ आपको जगह दिखाना इधर उधर एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर, बट इन सब टॉपिक के ऊपर भी मुझे लगता है बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी लोग तो बाकी चीज़ों के बारे में बात कर ही रहे हैं। बेस्ट कैमरा, बेस्ट लेंस, बेस्ट ट्राईपॉड, बेस्ट एनडी फिल्टर। मुझे समझ में नहीं आता एनडी फिल्टर जैसी चीज़ के ऊपर, मैंने भी किया है ये काम पास्ट में, बट एनडी फिल्टर जैसी चीज़ के ऊपर कोई 10 मिनट कैसे बोल सकता है? मतलब आई टाइम्स आई गेट मैंने भी ये काम किया है, फिर मुझे लगा यार ये सब बंद करना पड़ेगा, बिकॉज जनता बेवकूफ़ नहीं है। आप एक एनडी फिल्टर का रिव्यू कर रहे हो 15 मिनट 10 मिनट तक। एनडी फिल्टर इज़ अ एनडी फिल्टर, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है, उसको क्या समझने वाली बात है? इट्स वेरी सिंपल। आप एक एक्शन कैमरा जिसको मैं अपने 8 साल के बेटे के हाथ में दे दूं, 5 मिनट में वो समझ जाएगा। या 20-20 मिनट के रिव्यू बने हुए एक्शन कैमरास के ऊपर, और मैंने भी किए हैं। तो मुझे अब हंसी आती है मैंने ऐसा क्यों किया, इसलिए आई हैव स्टॉप्ड एक्चुअली रिव्यूज़ वगैरह, क्योंकि बाकी लोग तो इतना अच्छा कर ही रहे हैं तो उनको करने देते हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में और कोई बात नहीं करता। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।